हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की आर्टिकल डिस्कशन में। तो हमारी आज की पहली न्यूज़ है, जो हमारा पहला आर्टिकल है वो केजरीवाल जी को ईडी ने समन भेजा, तो केजरीवाल जी ने डिनाई कर दिया है। तो डिनाई क्यों किया? केजरीवाल जी की कुछ इश्यूज थे। उन्होंने कहा कि ईडी का जो भी एक्ट है, जो भी उन्होंने एक्शन लिया है, पॉलिटिक्स का मोटिवेटेड है। तो उसके अलावा भी इसमें कुछ कमियाँ बताई, ये कह के केजरीवाल जी ने डिनाई कर दिया गया। हमारा ये जानना मैटर नहीं क्यों बुलाया, क्या था, हमारा ये जानना मैटर है कि ईडी जब किसी व्यक्ति को सम्मन भेजती है तो क्या वो डिनाई कर सकता है? तो बिल्कुल वो 3 बार डिनाई कर सकता है। अगर उसे ईडी के सम्मन में कुछ दिक्कतें लगती है तो 3 बार तक डिनाई कर सकता है। अगर चौथी बार भेजा जाएगा ना तो उसे जाना ही पड़ेगा और ईडी गिरफ्तार वगैरह कर सकती है। यहाँ इतना जानना मस्ट है कि कोई व्यक्ति डिनाई कर सकता है क्या? तो हाँ, डिनाई कर सकता है। 3 बार तक वो डिनाई कर सकता है, मैक्सिमम 3 बार तक डिनाई कर सकता है। उसके बाद अगर डिनाई वो करता है तो उसके अरेस्ट कर सकते हैं या फिर जबरदस्ती बुलाया जाएगा, लेकिन 3 बार तक तो वो डिनाई कर सकता है अगर कोई इश्यूज है तो। ठीक है, तो हमारा पहला आर्टिकल इससे संबंधित था। चलो हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये पॉलिटिकल वाला था तो इतना मस्ट नहीं है, फिर भी इतना जान लो कि डिनाई कर सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो आर्टिकल है वो इसके बारे में CBAM। तो CBAM के बारे में जानेंगे हम। तो CBAM सबसे पहले है क्या? क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इनमें क्या होता है? इसमें सिंपल सा ये होता है कि कोई कंट्री को क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सिंपल सा क्या है कि 2 देश है, माना कि A और B, A B नाम के 2 देश है। ठीक है, तो वहां क्या होता है सिंपल सा कि एक देश है जहां इन्वायरमेंट के रूल है वो काफी स्ट्रिक्ट है, एक देश है वहां पे इन्वायरमेंट के रूल है वो काफी स्ट्रिक्ट है, एक देश है वहां पे इन्वायरमेंट के रूल इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। तो जिस देश में इन्वायरमेंट के रूल स्ट्रिक्ट है ना, तो वहां पे ये जो प्रोडक्ट कोई भी बना जा रहा है वो चीपर बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां इन्वायरमेंट के रूल तो इतने स्ट्रिक्ट है नहीं, तो वहाँ प्रोडक्ट चीपर बनेगा ही, क्योंकि वहाँ पे इतने टैक्सेस नहीं है, ये नहीं है, वो है। और जहाँ स्ट्रिक्ट है वहाँ पे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली काफ़ी पैसे लगेंगे। तो दोनों में से डिफरेंस आ गया। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये क्या है? एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाता है। मतलब सिंपल से मैं बताऊँ कि ए देश है वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है चीपर, बी देश में बन रहा है महंगा, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट के रूल है स्ट्रिक्ट। अब यहाँ से ये प्रोडक्ट यहाँ जाएगा तो सस्ता पड़ेगा, तो ये बी देश क्या करेगा? इस पर टैक्स लगा देगा, कार्बन टैक्स लगा देगा, जिससे यहाँ की भी वो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि इस जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है इनमें कार्बन टैक्स लगाया जाता है, जिससे जो कम प्राइस वाला है ना प्रोडक्ट वो इक्विवेलेंट हो जाए। तो लाइक प्लेइंग फील्ड वाली बात हुई। तो इंडिया का क्या इशू है? इंडिया की मिनिस्टर जो पीयूष गोयल जी, इनका कहना है ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात हो रही है, कार्बन टैक्स लगाए जा रहे हैं, वो डेवलपिंग देश है ना उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं। जो डेवलप कंट्रीज है वो अपने हिसाब से लॉ लगा रहे हैं, तो जिससे डेवलपिंग कंट्री उन पर लॉस हो रहा है। तो उनको देखना चाहिए भाई आपके सामने कौन सा कंट्री है, किस पे कितना कार्बन टैक्स लगाना है। अगर आप नहीं तो इंडिया खुद अपना टैक्सेस लगाएगी, कार्बन टैक्स लगाएगी, उसका यूज ग्रीन एनर्जी वगैरह में करेगी। तो सिंपल सा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सिंपल क्या है? ये एक प्रकार का टैक्स है जिससे प्रोडक्ट को, अगर वहाँ कार्बन के लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दिया जाए, टैक्स लगाकर प्राइस बढ़ा दी। कार्बन टैक्स ही है एक प्रकार का। दूसरे वर्ल्ड बॉर्डर में जाते हैं एक प्रकार का कार्बन टैक्स ही है। सिंपल सी बात इतना याद रखना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक प्रकार का कार्बन टैक्स है, जिससे एक देश से दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस को इक्विवेलेंट करने के लिए ये टैक्स लगाए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, दिल्ली में जो भी एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से क्या किया, प्राइमरी स्कूल्स वगैरह है ना उसको बंद कर दिया गया है, और जो व्हीकल थे उन पे भी बैन लगा दिया गया है। कुछ यहाँ आप देखते हो BS3 वगैरह पे प्राइमरी स्कूल पे बैन लगा दिया गया है। तो ये काफ़ी चीज़ें अभी ले गए। तो इसमें अपने यूपीएससी के लिए ये चीज़ मस्ट है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये क्या चीज़ है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये एक स्टेचुरी बॉडी है जिसे पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी थी। 2020 में एक ऑर्डिनेंस आया था। 2020 में देखो एक सिंपल सा एक ऑर्डिनेंस ला के इस बॉडी को बनाया गया था। फिर 2021 में गवर्नमेंट एक्ट लेके आई और एक स्टेचुरी बॉडी बना दी गई इसको। अब क्या ये क्या काम करती है? ये क्या करती है, दिल्ली और NCR का रीजन है, दिल्ली के आसपास का जो भी NCR रीजन है, वहाँ एयर क्वालिटी चेक करती है कि यहाँ पे क्या इशू चल रहे हैं, एयर क्वालिटी कैसी है, अगर उसमें कुछ इश्यू है उसे कैसे रिजोल्व करना है। इससे रिलेटेड जितने एयर क्वालिटी रिलेटेड जो भी जुड़े हुए हैं उन सबसे ये डील करता है कि आपस में मिलकर हम समन्वय करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और कैसे करके एयर क्वालिटी को बेटर रखना है। इससे रिगार्डिंग ये पूरा वो बना हुआ है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या है? एक स्टेचुरी बॉडी, याद रखना ये स्टेचुरी बॉडी है, एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था, पहले ऑर्डिनेंस था। सिंपल से क्या करता है, दिल्ली और NCR के आसपास का जो भी रीजन है वहाँ पे एयर क्वालिटी को मैनेजमेंट करता है। ठीक है, याद रह जाएगा। और इससे पहले क्या था? इससे पहले था EPCA, क्या था? इन्वायरमेंट पोल्यूशन
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, सिंपल चीज याद है क्या, आर्टिकल है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या है ये है एक स्टेचुटरी बॉडी है, पार्लियामेंट एक एक्ट बनाकर बनाई गई थी, 2021 में एक पार्लियामेंट एक्ट लेके आई जिसके द्वारा ये बॉडी बनाई गई है। काम क्या है, दिल्ली और आसपास का जो रीजन है, NCR रीजन है, वहां पे एयर क्वालिटी को चेक करना, उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उससे डील करना, और इससे जुड़े जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी बॉडी इनसे जुड़ी हुई है, आपस में उनका कोऑर्डिनेट बिठाना और बेटर से बेटर सॉल्यूशन लेके आना, कैसे भी करके एयर क्वालिटी में सुधार किया जाए, इससे रिलेटेड है। इससे पहले क्या थी, इससे पहले EPC, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, किसने बनाई थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। अब इसकी जगह क्या आई, एयर क्वालिटी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, अब वो इसकी जगह लेगा। ओके, ये अपना आर्टिकल पूरा हुआ। इसके बारे में आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। हिंदी में ये देखो दिया गया है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, इसके बारे में ये पूरा दे रखा है, आप पढ़ सकते हो आप आराम से। ठीक है, अब है नेक्स्ट आर्टिकल अपना। अब नेक्स्ट आर्टिकल है यमन के बारे में। इसमें क्या है कि यमन में एक ग्रुप है हौथीज, यमन में एक ग्रुप है हौथीज जो JD सिया द्वारा सपोर्टेड है। कि यमन की कैपिटल है ना सना, वहां पे उसको कैप्चर कर रखा है। अब इन्होंने क्या किया, इजराइल पर अटैक करा है। क्यों, पैलेस्टीनी को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने इजराइल पर अटैक किया। ये अब न्यूज थी, अपने लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल सा हौथीज कौन है उसको ही लिखा हुआ जाए, वैसे तो मस्ट नहीं है, बाकी बता देता हूँ सिंपल सा। तो ये यमन में एक ग्रुप है, ठीक है, किसके द्वारा, JD सिया द्वारा सपोर्टेड है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना चाहो तो, बाकी इतना मस्ट नहीं। हम यमन की लोकेशन अपने लिए मस्ट है, तो मैं आपको यमन की लोकेशन समझा देता हूँ सिंपल सा। यमन कहाँ है, ये देखो, ये मस्ट है आप, ये रहा यमन, ये इसकी कैपिटल सन्ना। ठीक है, इसकी टच में बॉर्डर किसके हैं, ये देखो ओमान, ये सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे रेड सी भी इसके टच में है। यहाँ पे एक स्ट्रेट है, कौन सी है, बाबल मंदेव। ठीक है, बाबल मंदेव इसके टच में एक स्टेट है। और अपने यहाँ पे एक गल्फ है, कौन सी है, गल्फ ऑफ ईडन। यमन की लोकेशन में क्या क्या याद रखना है, एक तो ओमान से इसकी बॉर्डर मिलती है, याद रखना, सऊदी अरेबिया से बॉर्डर मिलती है, ये याद रखना, रेड सी से इसका टच होता है बॉर्डर, ये याद रखना। जो बाबल मंद स्टेट है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से होके रेड सी से होते हुए आप आगे जा सकते हो। रेड सी से होके आप स्वेज कैनाल में जाना है ना, तो यहीं से होके जा सकते हो। एंड यमन भी है, और जो बाबल मंद स्टेट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में रहता है, तो अब याद रखना। ठीक है ना, ये चीजें आप याद रखोगे बेटर रहेगा, काफी न्यूज में रहती है ये चीजें। नेक्स्ट अपना आर्टिकल है, अपने ये बता दिया बेलचली डिक्लेरेशन। क्या है बेलचली डिक्लेरेशन, इसके बारे में जान लो आप। इसमें सिंपल सा इतना जानना है, पहले ये क्या है, व्हाट इज इट, किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहां पे भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है इसके बारे में जानना है। तो अभी क्या हुआ, काफी देश मतलब यूरोपियन यूनियन प्लस 28 अदर कंट्रीज, इन्होंने मिलकर एक डिक्लेरेशन करी है, जो इंग्लैंड का एक पार्क है बेलचली, वहां पे मिलकर एक डिक्लेरेशन करी है, जिसमें क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी प्रॉब्लम आती है उसको डील करेंगे और इसकी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको डील करना, उनको टैकल करना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए डिक्लेरेशन हुई थी। बेलचली डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए एक डिक्लेरेशन लेके आए यूरोपियन यूनियन प्लस 18 कंट्री, इसमें इंडिया भी इंक्लूडिंग है। इतना सिंपल सा ध्यान रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए एक समिट हुआ था, बस इतना सा याद रखना, ये इतना जरूर तो याद रखना। बेलचली डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट अपना आर्टिकल है बुकर प्राइज से। अभी हाल ही में बुकर प्राइज मिला है, किसको मिला है, बुकर प्राइज के बारे में बाद में बताएंगे, पहले बताओ नंदिनी दास एक इंडियन है, इसका बोर्न इंडिया में हुआ था, अभी जर्मनी रहते हैं। इनको अभी बुकर प्राइज मिला है इनकी बुक के लिए। कौन सी इन्होंने बुक लिखी है, कोटिंग इंडिया, इन्होंने अभी नई बुक लिखी है। जो इस ब्रिटिशर आए थे, तो उनके जो थॉमस रो थे ना, फर्स्ट जो इंडिया में आए थे, उनके बारे में काफ़ी डिटेल में इन्होंने बताया, न्यू अपना पर्सपेक्टिव बताया, इन्होंने अपने काफ़ी डिटेल में लिखा है इनके बारे में। तो इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला है। अब बुकर प्राइज किस किस को मिल सकता है, क्यों मिलता है, क्या है बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज इंग्लिश में जो अच्छा काम करता है, इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अच्छा जो काम करता है काफ़ी टाइम तक, उनको बुकर प्राइज दिया जाता है। अभी मैम को मिला है, तो इंग्लिश के लिए जो अच्छा काम करता है उनको बुकर प्राइज दिया जाता है। अभी किसी को मिला है, नंदिनी दास को। अदर एग्जाम में पूछ सकते, यूपीएम से इतना पूछता नहीं है, लेकिन आप ये याद रखना कि आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे ना इस बार, तो मॉडर्न इंडिया में ये चीज़ याद रखना, जब ब्रिटिशर इंडिया में आए थे ना, उसमें जो थॉमस रो वगैरह है, इनको थोड़ा डिटेल देख लेना कि थॉमस रो जब इंडिया में आया था क्या हुआ था, कहाँ आया था, तो सूरत में आया था, कब आया था, 1615 में। ठीक है,
1615 में कहाँ आया था, सूरत में। फिर लॉस्ट, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है लॉस्ट डैमेज फंड के बारे में। लॉस्ट डैमेज फंड क्या है, ये LDF क्या है, तो अपने 2022 में COP70 हुआ था, कहाँ हुआ था, इजिप्ट में। वहाँ पे इन्होंने एक फंड बनाया था कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से लीस्ट डेवलप कंट्री या किसी आइसलैंड में जो स्मॉल कंट्रीज है वहाँ कोई भी प्रॉब्लम आती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, लाइक बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से उनको जो भी नुकसान होगा ना उनका कंपनसेट करने के लिए फंड बनाया गया था। तो लॉस डैमेज फंड क्या है, COP27 में बना था, जो 2022 में हुआ था, कहाँ हुआ, इजिप्ट में हुआ था। क्यों है ये, कहीं मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी देश में कोई इश्यूज हुआ है तो उसको फंड दिया जाएगा लिस्ट डेवलप कंट्री और स्मॉल कंट्रीज के लिए, आइसलैंड के लिए। ठीक है, अब इंडिया का क्या इशू है, इंडिया ने अभी ये कहा है कि जो इस फंड में से पैसे ऐसी कंट्रीज जैसे डेवलपिंग इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को भी पैसे दिए जाने चाहिए ताकि वो अपने लॉस को कम कर सके। तो सिंपल सा है कि इतना सा याद रखना, काफ़ी मस्ट नहीं है बट थोड़ी चीज़ है वो आपको याद रखना, समझ में आ जाएगा। इंडिया में भी नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सब जानते होंगे, अभी अपने प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने 31 अक्टूबर को अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि दी थी, ट्रिब्यूट दिया था। पहले आप जान लो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कब बना था, 2018 में। 143वीं बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार पटेल जी की, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया था। और ये बहुत वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो इमारत, वो जो मूर्तियाँ होती है ना, उसमें सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। उस स्टैच्यू में सबसे वर्ल्ड का ऊंचा स्टैच्यू है। और इसे SCO द्वारा 8वां जो अजूबा होता है ना, वो भी कहा गया है इसे। 8वां अजूबा SCO है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 8वां अजूबा भी इसे घोषित किया गया है। उसके बारे में ये थोड़ा डिटेल में आप देख लो। ये बिल्ट ऑनर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑनर में बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑनर में बनाया गया था 2018 में 143वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। 182 मीटर का ऊंचाई पर है ये। और SCO द्वारा इसे 100 मतलब संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे 8वां अजूबा भी घोषित किया गया। ये कहाँ है, गुजरात के नर्मदा नदी है वहाँ पर, उसके ऊपर बनाया गया है ये स्टैचू बनाया गया है। इसके बारे में आप याद रख सकते हो।